स्टोरी 3065। हेलो दोस्तों, ये इस कहानी का तीसरा पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के दो पार्ट अभी तक नहीं देखे तो कृपया पहले वो पार्ट देख लें, तभी आपको कहानी की अच्छी तरह समझ आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन जब रात गहरी हुई तो दादी के कानों पर आवाज़ पड़ी, विद्या विद्या, उठो विद्या। दादी को लगा वो नींद में सपने में ऐसे सुन रही है आवाज़ को। अब दादी को अपने कानों के पास बहुत तेज आवाज़ आई, विद्या, उठो विद्या, देखो ये मैं हूँ। दादी को लगा कि दादा ऐसा कर रहे हैं। दादी नींद में बोली, सोने दो ना मुझे, बहुत नींद आ रही है। दादी को ऐसा लगा जैसे दादी के बदन में कोई अपने आप हाथों से सहला रहा है। दादी ने उस हाथ को अपने बदन से हटाने लगी तो दादी को नींद में यही समझ नहीं आ रही थी कि ये सब दादाजी कर रहे हैं। लेकिन जब दादी ने उस हाथ को हटाने की कोशिश की तो दादी को जैसे करंट लगा हो, क्योंकि वो हाथ बहुत बड़े और खुरदरे थे और बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे हाथ थे। दादी डर से कांप गई और अपने बगल में लेटे हुए दूसरी तरफ देखने लगी। कमरे में अंधेरा था, दादी को ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन दादी को एक बहुत बड़ा काला साया जैसा नजर आया। वो साया इतना बड़ा था कि दादी के बगल में लेटा था, पर उसके पैर उस कमरे के दरवाजे को छू रहे थे। जब दादी डरकर चीखी तो वो साया झट से उठकर खड़ा हुआ और उसका सर उस कमरे की छत को छू रहा था। सिर्फ उसकी बिल्कुल सफ़ेद बड़ी बड़ी आंखें उस कमरे में चमक रही थी। दादी की शोर मचाते हुए वो साया गायब हो गया। उस रात तो दादाजी भी जाग गए थे। दादा ने लालटेन की लो तेज कर दी। वो देखा कि दादी पसीने से भरी हुई डर से कांप रही है। दादा ने पूछा, विद्या, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? दादी ने जब काले भयानक साए के बारे में बताया तो दादा बोले, विद्या, मैं देख रहा हूँ जब से तुम उस रात भर जंगल में बिता कर आई हो तब से तुम्हारे दिमाग पर असर हुआ है। इसलिए कल सुबह ही हम लोग शहर चलेंगे। तुम्हारे दिमाग की जांच करवानी पड़ेगी, शायद तुम्हारा दिमाग हिल गया है। दादी को इस बार बात बर्दाश्त नहीं हुई और दादी भी गुस्से में फट पड़ी। जब देखो तुम मुझे पागल और बेवकूफ़ समझते हो। दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा हिल गया है। अरे मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, तुमको लगता है कि मेरा दिमाग हिल गया है, मैं पागल हो गई हूँ। दादी गुस्से में उठी और उसी वक्त अपने कमरे में सामान और कपड़े एक थाली में भरे और बोली, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, वो वापस कभी नहीं आऊँगी। मैं पागल हूँ ना? अब तुम लोग ही ले आना दूसरी समझदार बीवी को। इतनी रात को भी दादी ने बिना डरे घर से बाहर निकल गई। दादा भी विद्या को रुको विद्या, सुनो कहते हुए पीछे भागे। दादा ने अंधेरे रास्ते पर जा रही दादी की कलाई पकड़ी और खींचकर वापस घर ले आए। दादी गुस्से में तड़फ कर रो रही थी। इतनी रात को चीख पुकार सुनकर दादी के अड़ोस पड़ोस वाले भी घर से बाहर आ गए। दादी की पड़ोसन सहेली भी अपने पति के साथ दादी के घर आई। उसने दादा को समझाते हुए कहा, भाई साहब, विद्या को कोई दिमागी बीमारी नहीं है, या कि ये कोई वहम नहीं है, इसके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर लगा है। बिल्कुल ऐसा ही मेरे मायके में भी एक लड़की के साथ हुआ था और हमारे ही गांव के एक पहुंचे हुए गुरुजी ने उसे ऐसी मुसीबत से छुटकारा दिलवाया था। भाई आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, विद्या को कल सुबह ही मेरे मायके मेरे गांव लेकर चलिए। देखना विद्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाकी लोगों ने भी दादा और उनकी अम्मा को बहुत समझाए। तब कहीं जाकर दादा दादी को गुरुजी के पास ले जाने के लिए तैयार हुए। दादा ने अगली सुबह ही दादी को उन गुरुजी के गांव ले जाने के लिए तय किया। दादी की पड़ोसन सहेली भी उनके साथ जाने वाली थी। जब तक वो लोग दादी का इलाज करवा कर वापस नहीं आते तब तक दादी की सांस की
देखभाल के लिए उनके ही गांव की महिला को उनके घर बुला लिया गया था। सुबह 4 बजे उठकर दादी ने सबके लिए चाय नाश्ता और दोपहर के लिए खाना बना लिया। अपने सफ़र के लिए उन्होंने खाना बांध लिया और सांस के लिए दोपहर का खाना नाश्ता वगैरह घर में बना कर रख दिया। सुबह पाँव फटते ही दादी और उनकी पड़ोसन सहेली को लेकर दादा बैलगाड़ी में सवार हुए और वो लोग निकल पड़े गुरुजी के गांव की तरफ। उन्होंने चाय नाश्ता भी साथ ले लिए थे। वो लोग थोड़ा चलते थोड़ा रुकते आगे बढ़ते रहते, बैल थक न जाए इसलिए दादा एक एक घंटे बाद बैलों को चारा पानी और थोड़ी देर रोक देते थे। साथ ही वो तीनों भी वहीं बैठकर खा पी लेते। दिन दोपहर शाम हो गई और अंधेरा होते होते वो दादी की सहेली के गांव पहुंच गए। दादी की सहेली के मायके वालों ने दादा दादी की बहुत अच्छी आभगत की। उनको गर्म पानी से स्नान करवाए, फिर रात को बढ़िया खाना बनाकर खिलाए और दादा दादी के सोने के लिए भी अलग कमरा साफ करवा दिया था। दादी के कमरे के सामने ही बाथरूम था, जिससे कि उन्हें रात को बाथरूम जाने में असुविधा ना हो। रात के खाने में पनीर की भुर्जी और पूरियाँ थी, मालपुए और खीर के साथ मटर टमाटर पुलाव, दही रायता भी साथ था। खाना बहुत अच्छा बनाया गया था। सब लोग खाना खाने के बाद काफ़ी देर तक बातें करते रहे। रात 11 बजे के करीब गर्म दूध का गिलास, हल्दी और देसी गुड़ डाला हुआ सबको पीने के लिए दिया गया। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दादी को उस गांव और उस घर में आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दादी को ऐसा लग रहा था जैसे किसी घुटन भरी जिंदगी से उन्हें आज़ादी मिल गई थी। दादी को सोने के लिए जो कमरा दिया गया था उसमें कोई खिड़की और यहाँ तक कि कोई रोशनदान भी नहीं था। फिर भी वह कमरा बहुत ठंडा था। दादा दादी आराम से सो गए। वहाँ इतनी ठंड थी कि उन्हें रजाई ओढ़कर सोना पड़ा। दादा तो बिस्तर पर लेटते ही खर्राटे मारने लगे और दादी भी कुछ देर में चैन की नींद सो गई। आधी रात के बाद दादी की रजाई किसी ने उनके पैरों तक खींच दी। दादी तो मीठी मीठी नींद सोई थी। अचानक ठंड लगने के कारण दादी की नींद टूटी तो रजाई को उतरा देख दादी ने फिर से रजाई अपने ऊपर ओढ़कर सो गई। दादी को लगा कि नींद में करवट लेते समय रजाई अपने आप सरक गई होगी। दादी फिर से गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद फिर से दादी को बदन से रजाई नीचे की तरफ सरकने लगी। इस बार दादी की नींद टूटी तो दादी ने सरकती रजाई को पकड़ लिया और पास सो रहे दादा को देखकर बोली, अजी मुझे पता है ये शरारत आप कर रहे हैं, लेकिन आज मैं चिल्लाने वाली नहीं हूँ, समझे? क्योंकि ये घर हमारा नहीं है। अब मैं उस घर से पूरे 1 दिन की दूरी पर हूँ, इसलिए वो चीज़ इतनी दूर नहीं आ सकती मुझे डराने के लिए। इतना कहकर दादी फिर से सोने लगी। लेकिन दादी ने महसूस किया कि दादा तो कब से खर्राटे मार रहे थे। दादी ने भी ज़्यादा नहीं सोचा और वह फिर से सो गई। उनके कमरे में अचानक ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए दादी को जोर का बाथरूम आ गया। वैसे भी गिलास भर दूध पिया था और खीर खाई थी, ऊपर से इतना ठंडा कमरा था, पेशाब तो आना ही था। दादी ने दादा को देखा तो वो गहरी नींद में सोए थे, इसलिए दादी ने उनको जगाना ठीक नहीं समझा और अकेली ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर सामने बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। दादी ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर कुंडी लगा दी। दादी बाथरूम कर रही थी, तभी उनके सर पर कुछ गीला गीला सा टपकता हुआ महसूस हुआ। दादी ने जब सर उठाकर बाथरूम की छत पर देखा तो खौफ के मारे दादी की चीख निकल गई। दादी ने देखा बाथरूम की छत से वही काला साया चिपका बैठा था। वह साया ऐसे चिपका हुआ था जैसे दीवार से छिपकली चिपकती है। उस साये की सफ़ेद बड़ी बड़ी आंखें दादी को ही घूर रही थी। दादी बाथरूम का दरवाज़ा जैसे तैसे खोलकर बाहर भागी। दादी ने जब अपने कमरे में पहुंचकर लालटेन बत्ती की लो बढ़ाई और दादा को झंझोड़ कर जगाया तो दादा ने जब दादी का चेहरा देखा तो वो भी डर गए। दादी के सर से गंदी बदबूदार काला चिपचिपा पानी निकल रहा था। दादा फटाफट बिस्तर से उठे और दादी को गौर से देखते हुए पूछे, विद्या, ये सब क्या है जो तुम्हारे सर से बह रहा है? दादी ने अपने सर पर हाथ लगाकर सूंघा
तो गंदी बदबू से उनका सारा दिमाग घूम गया। दादी डरकर रोने लगी। इतनी में उनकी सहेली और मम्मी पापा वहाँ आ गए। दादी ने सब बात बताई तो सहेली उन्हें फ़ौरन अपने कमरे के बाथरूम में गर्म पानी करके नहाने के लिए भेज दी। सहेली को दादी ने बताया कि वो काला बदबूदार पानी उस काले साए के मुंह से उसके सर पर टपक रहा था। दादी के बदन से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि किसी को बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जिस बाथरूम में दादी को वो दिखाई पड़ा था, दादा और बाकी लोगों को तो उस बाथरूम में कुछ भी नज़र नहीं आया। दादी की सहेली ने कहा, विद्या, वो सिर्फ तुझे ही दिखाई देता है। इसका मतलब साफ है कि वो सिर्फ तेरे ही पीछे आता है। दादी की समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था कि वो शैतान उसके पीछे क्यों पड़ा है और उससे क्या चाहता है। दादी उसके बाद अपनी सहेली के साथ उसके कमरे में ही बैठी रही। दादी को तो सोने में भी डर लग रहा था। किसी तरह रात कटी। सुबह वो तीनों चाय नाश्ता करने के बाद गुरुजी के डेरे पर गए। दादा ने गुरुजी को सारी बात बताई तो गुरुजी ने एक काला कपड़ा बिछाकर उस पर सफ़ेद चावल बिछा दिए और दादी से कहे कि उन चावलों पर अपने दोनों हाथ रखें। कुछ देर दादी ने उन दूध से सफ़ेद चावलों पर अपने हाथ रखे। फिर गुरुजी ने उनसे हाथ हटाने को कहा। तब दादी ने उन चावलों पर से हाथ हटाया तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि दादी ने जिन चावलों पर हाथ रखे थे वो सारे के सारे चावल काले पड़ गए थे। गुरुजी ने कहा, इस बच्ची के पीछे किसी शैतान का साया है और वह साया इस बच्ची से किसी वस्तु के साथ अपने घर लाया गया है। यह सुनकर दादाजी बोले, गुरुजी, लेकिन मेरी पत्नी तो कहीं कुछ खरीदारी करने भी नहीं जाती। जो भी वस्तु लानी होती है वह मैं ही खरीद कर लाता हूँ। गुरुजी बोले, नहीं, लेकिन ये लड़की उस वस्तु को किसी घनघोर जंगल से खुद ही साथ लाई है। अच्छा ये बताओ बेटी, क्या तुम कभी कोई रास्ता भटक कर काफ़ी देर तक घर से बाहर रही हो? दादी ने वो लकड़ी काटने जंगल गई थी और रास्ता भटक गई थी। फिर सारी रात जंगल में अकेली बिताई थी। ये सारी बात बताई तो गुरुजी ने ध्यान लगाकर बताया कि उसी समय से वह शैतान तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर आया है। ये सुनकर दादी रोने लगी। अब उससे मेरा पीछा कैसे छूटेगा गुरुजी? उसने मेरी जिंदगी नरक बना डाली है। उसने मेरी जिंदगी नरक बना डाली है। रोज रात मेरे साथ बुरा बुरा होता है। मैं चैन से सो भी नहीं पाती हूँ। मेरा खाना पीना सब हराम हो गया है। गुरुजी ने दादी से बताया, बेटी, तुम जो उस रोज लकड़ी काट कर अपने साथ लाई थी, उस लकड़ी की वजह से शैतान तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आया है। तुमने जिस सूखे पेड़ की लकड़ियां काट कर लाई, वही पेड़ उस शैतान का घर है। वो तुम्हारा रक्षक भी है और भक्षक भी। उसने तुम्हें खूंखार भेड़ियों के चंगुल से छुड़ाया है। जिस रात तुम पेड़ पर छिपी बैठी थी, उस रात अजगर को भी उस शैतान ने ही पेड़ से नीचे फेंका था। फिर भेड़िए को भी उसने डराकर वहां से भगा दिया था। दादा बोले, गुरुजी, उस शैतान से मेरी पत्नी का छुटकारा कैसे होगा? कृपया कोई उपाय बताइए। गुरुजी ने कहा, क्या तुमने उस पेड़ से काटी हुई सारी लकड़ियां जला दी हैं? दादी ने कहा, जी नहीं गुरुजी, वो लकड़ियां तो इतनी सारी है कि अभी और 10 दिन तक जल सकती हैं। गुरुजी ने कहा, बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटी, अगर तुम उस पेड़ से लाई हुई सारी लकड़ियां जला देती तो वह शैतान तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन उस पेड़ से काटकर जो लकड़ियां तुम लाई हो, उसमें से अभी कुछ लकड़ियां बाकी है, तो तुम उस शैतान के चंगुल से आज़ाद हो सकती हो। हेलो दोस्तों, इस कहानी का ये भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे कहानी में क्या क्या हुआ ये सब जानने के लिए मिलते हैं इसके अगले भाग में। कृपया दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें आगे भी नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो तभी हम नई नई आपके लिए कहानियाँ बना पाएंगे। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।